नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो जियोग्राफी से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पहला है चोऊ, दूसरा है लाओसे, तीसरा है अन्नामलाई और चौथा है सिरुमनाई। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चोसे पर्वत की ऊंचाई जो है वो लगभग 8,201 मीटर है और यह जो तिब्बती भाषा में चोसे का अर्थ होता है फिरोजा देवी होता है। और लोहसे पर्वत जो माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचनजंगा के बाद जो दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह जो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। अतः चोऊ और लोहसे जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला जो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसमें जो कथन 1 और 2 जो है वो ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जो है पर्वत है चोऊ और लोत्से पर्वत जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि अन्नामलाई जो है ये पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्रांति और सूची 2 में संबंधित है, किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति जो है वो बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति का संबंध का जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति जो उर्वरक उत्पादन को ग्रे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इस कारण बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। पीली क्रांति। पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन को जो पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और काली क्रांति जो है वो काली या ब्लैक क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, तो इसका डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3 2 4 1 3, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और कुछ अन्य क्रांतियां जो है वो भी महत्वपूर्ण है, जैसे नीली क्रांति। नीली क्रांति जो मछली उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। और गोल क्रांति जो आलू क्रांति को आलू उत्पादन को जो है गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है। और गुलाबी क्रांति को जो है प्याज उत्पादन या झिंगवा उत्पादन से संबंधित है। प्याज उत्पादन या झिंगवा उत्पादन को जो गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाल क्रांति जैसे मांस और टमाटर उत्पादन को जो लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति सबको पता है, दूध उत्पादन को जो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और रजत क्रांति में जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण जो है व्यवस्थित करिए। पहला है नंदा देवी, दूसरा है केटू, तीसरा है अन्नाईमुड़ी और चौथा है डोडा बेट्टा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केटू पर्वत जो है वो लद्दाख में है। लद्दाख में जो केटू पर्वत है। ओके। नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में है, ये जो यूके में है। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है। और डोडा बेट्टा जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो डोडा बेट्टा है तमिलनाडु में। और अन्नाईमुड़ी जो है अन्नाईमुड़ी केरल राज्य में स्थित है। ओके, केरल में। तो इसका सबसे उत्तर में जो केटू है, फिर उसके बाद नंदा देवी है, फिर डोडा बेट्टा, फिर अन्नाईमुड़ी। तो इसका इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हिमालय शिखर और सूची 2 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। केटू केटू अभी बताया था, केटू जो है लद्दाख में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो इस प्रकार जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। तारा पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार जो सी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3
2 1 4 3। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में, ऐसा पूछा गया है। पहला है, इस भूखंड की ऊंचाई जो लगभग 1000 से 1500 मीटर है। और दूसरा कथन है, प्रायद्वीपीय की ऊंचाई जो समानता पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। यानी पश्चिम में जो सबसे ऊंची प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम में ऊंचाई जो अधिक है, पूरब में जो कम है, ऐसा बोला जा रहा है। और तीसरा कथन है, इसके पूरब में गिरी पहाड़ी तथा पश्चिम में जो राजमहल पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है, जो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर है, ना कि 1000 से 1500 मीटर। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में। ओके। और प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो समानता पश्चिम से पूरब की ओर जो कम होती जाती है। यानी पश्चिम में जो ऊंचा होगा और पूरब में जो इसकी ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो कम है। तो इसका जो कथन 2 है वो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही है। ओके। और प्रायद्वीपीय पठार जो है चारों तरफ से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा है। इसके उत्तर पश्चिम में जो अरावली का विस्तार है, और पूरब में जो राजमहली पहाड़ियां हैं, और पश्चिम में जो गिरी पहाड़ी तथा दक्षिण में जो इलायची पहाड़ी स्थित है। ओके। पूरब में जो है वो गिरी पहाड़ी नहीं बल्कि राजमहल की पहाड़ी जो वे पूरब में है, और पश्चिम में जो गिरी पहाड़ी है। तो इसका जो कथन 3 है वो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में गलत है। तो इसमें केवल 1 और 3 जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून जो सक्रिय होते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। शीत ऋतु में जो अनेक चक्रवाती अवदाब जो भूमध्य सागर से पूरब की ओर चलते हुए भारत के उत्तरी मैदान में पहुंचते हैं। और इस क्षेत्र में ये अवदाब जो थोड़ी मात्रा में वर्षा कराते हैं, जो गेहूं फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और अक्टूबर नवंबर में जो कोरोमंडल के तटों पर जो वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अतः कथन और कारण जो है दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके। कथन और कारण जो है इसमें दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। कथन ए, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा जो घटती हुई मिलेंगी। और काराडार में कहा जा रहा है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची हो जाती मिलेंगी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा जो घटती हुई मिलेंगी, क्योंकि गंगा के मैदानों में जो कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंचाई पर जाती हुई मिलेंगी। इसका जो कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। और दूसरा कथन है, बेतावा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रामगंगा नदी जो है वो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट जो है प्रवेश करती हुई अंत में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। जबकि बेतावा नदी जो है प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास जो यमुना नदी में मिलती है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल जो बना रहता है, और ये जो है वो सतत वाहिनी नदियां होती हैं।
ओके, क्योंकि इसका उद्गम जो हिमानियों से होता है, जो ग्रीष्म काल में भी इन्हें जो जल प्रदान करती है। और साथ ही हिमालय जो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका जो कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, कथन और कारण जो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है, और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम जो में अरब सागर है। ओके, और यहाँ आने वाली चक्रवात जो है इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान से बने निम्न दाब के कारण जो अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर चक्रवात जो अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम के अनुसार पूर्वी तट के देश का सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में जो भारी मात्रा में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है। और उड़ीसा तट जो भारत में सर्वाधिक चक्रवात है प्रवणता क्षेत्र है, प्रवण क्षेत्र है। इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य। मरखा घाटी, मरखा घाटी जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, जूकू घाटी, जूकू घाटी जो नागालैंड में स्थित है। तो इसका जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। सांगला घाटी, सांगला घाटी जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो इसका जो सी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और हिमाचल प्रदेश में जो है वो धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली ये सभी घाटियां जो है वह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ओके, और यूथांग घाटी जो सिक्किम में स्थित है। तो इसका जो डी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील और सूची 2 में प्रकार। अष्टमुदी कयाय, अष्टमुदी कया झील जो है वो एक लैंगूर झील है, और यह जो केरल में स्थित है। अष्टमुदी कया जो केरल में है, केरल में है स्थित है, और यह जो है एक लैंगूर झील है। तो इसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, हिमायत सागर, हिमायत सागर जो है तेलंगाना में है। तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में हिमायत सागर झील है, और यह जो है वो एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ओके, तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। डल झील, डल झील सबको पता है। डल झील जो है वो एक अवशिष्ट मीठे पानी की झील है, और यह जो कश्मीर में है, कश्मीर में। ओके, तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और तोसोंगो, तोसोंगमो, तोसोंगमो झील जो है सिक्किम में, तो तोसोंगमो झील जो सिक्किम में स्थित एक हिमनदी, हिमनादी, तो सोंगमो झील जो है वो सिक्किम में स्थित एक हिमनादी झील है। तो इसका जो डी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें जो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और दूसरा कथन है, दक्षिण पश्चिम में वर्षा जो पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत में अधिकतर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। दक्षिण भारत में वर्षा जो पूर्वी घाट से दूर घटती जाती है। धातव है कि विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाला स्थल जो है वो मेघालय में मासिन राम है। तो इसका जो इसमें कथन
1 और 2 जो है दोनों सही है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और दक्षिण भारत में वर्षा जो पूर्वी घाटों से जो है दूर घटती जाती है। तो इसमें जो 1 और 2 दोनों कथन है सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। और दूसरा कथन है, विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियां जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर की धारा जो है बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो दो शाखाओं में विभाजित होकर प्रविष्ट होती है और दोनों शाखाएं जो पंजाब व निकटवर्ती पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं। लेकिन इस समय तक ये दोनों ही धाराओं की आर्द्रता जो क्षीण हो चुकी होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और भारत में मानसून आरंभ होने के बाद बीच बीच में हफ्तों तक जो वर्षा नहीं होती है, जिसे विराम अथवा शुष्क मौसम दशाएं उत्पन्न हो जाती है और यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन प्रकार और सूची 2 में प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं, यानी गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। तो इसका बी है जो है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। अल्पाइन, अल्पाइन पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो सह्याद्री तट पर पाए जाते हैं। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 2 उक्तियां दी हुई हैं, जिनमें से एक को जो कथन ए और दूसरे को कारण आर से निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक इन उक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन जो अधिक होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में जो धान का उत्पादन जो है अधिक होता है। इसका जो कथन है जो है वो सही है। ओके, और भारत में पूर्वी तट की तुलना में जो पश्चिमी तट में जो है अधिकांश वर्षा होती है, ना कि पूर्वी तट में। भारत में जो पश्चिमी तट में जो अधिकांश वर्षा होती है पूर्वी तट की तुलना में। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल कथन सही है किंतु कारण जो गलत है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। और दूसरा कथन है, फलदारी फसल के बाद बिना फल वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जो है निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। और वे है, उथली जड़ वाली फसलों के बाद जो गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए, ना कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी प्रकार की फसलें उगानी चाहिए। जिसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और फलदारी फसलों के बाद जो बिना फल वाली फसल जो उगानी चाहिए, जिसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। और अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद जो कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है CRIDA, CRIDA इसका फुल फॉर्म जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर।
और इसका मुख्यालय जो हैदराबाद में है। तो इसका जो ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। IIPR, IIPR का फुल फॉर्म जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है और इसका मुख्यालय जो है कानपुर में है। तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। IIPR का एक अनुसंधान केंद्र है और यह जो है मुख्य कानपुर में स्थित है। ओके। IGFRI, IGFRI का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका मुख्यालय जो है वो झांसी में है। तो इसका सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और यूपीसीएआर का फुल फॉर्म जो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसका मुख्यालय जो लखनऊ में है। तो इसका सी डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दी गई स्लैश एंड बर्न कृषि का कॉलम 2 में दिए गए राज्य या क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। झूमिंग कृषि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका जो A1 है वो सी से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और खिल कृषि, खिल कृषि जो हिमालय पट्टी में किया जाने वाला कृषि है। तो इसका जो 2 है वो डी से सुमेलित हो जाएगा। और ब्रिंगा या ब्रिंगा कृषि जो उड़ीसा में की जाती है। तो इसका जो 3 है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और वालेर कृषि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली कृषि है। तो इसका 4 का 20 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें CDAB, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश से स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? पहला है सर्बिया, दूसरा है चेक गणराज्य, तीसरा है हंगरी और चौथा है ऑस्ट्रिया। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्लोवाकिया जो है एक यूरोपीय देश है और इसके पड़ोसी देश जो है हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, यूक्रेन, ये सभी जो है वो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है। ओके। जबकि सर्बिया जो हंगरी का पड़ोसी देश है, ना कि स्लोवाकिया का। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। जबकि 2, 3 और 4 ये तीनों जो है वो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश और सूची 2 में राजधानी। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी जो है वो ब्रातिस्लावा है। इसका जो ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी जो सोफिया है। तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और रोमानिया, रोमानिया की राजधानी जो बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट। तो इसका सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। तो इसका डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप जो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। विश्व का छत, विश्व का छत जो है वो पामीर को विश्व का छत कहा जाता है। तो इसका जो बी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो इसका सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप जो बहरीन को कहा जाता है। तो इसका जो डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोयला अवसादी सेल है, दूसरा कथन है बेसाल्ट अग्नेय सेल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अग्नेय सेल, अग्नेय सेल जो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाली लावा का जो धरती धरातल पर जमा होकर ठंडा होने के पश्चात अग्नेय सेल का निर्माण होता है। ओके। और इसे जो प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, अग्नेय सेल को जो प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और इसमें जो जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसके उदाहरण जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट, गैब्रो, ये सभी जो है वो
अग्नि शैल का उदाहरण है। ओके, तो इसका जो बेसाल्ट है अग्नि शैल का उदाहरण है, तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। और अवसादी शैल, अवसादी शैल जो चूना चूर्ण के एकत्र होकर जमने के कारण निर्मित होते हैं और इसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके उदाहरण जो कोयला, खंडिया, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सभी जो है वो अवसादी शैल के उदाहरण है। तो इसका जो कथन 1 है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें 1 और 2 जो है दोनों सही है, दोनों कथन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उच्चतम शिखर और सूची 2 में देश। माउंट लोगन, माउंट लोगन, माउंट लोगन जो है वो कनाडा का उच्चतम शिखर है। ओके, माउंट लोगन की ऊंचाई जो है लगभग 5,959 मीटर है और यह जो कनाडा का सबसे ऊंचा चोटी है, शिखर है। तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और माउंट मैकलेन जो है वो यूएसए का सबसे ऊंचा चोटी है। ओके, शिखर है। तो इसका जो और इसकी ऊंचाई जो है वो 6,194 मीटर है और यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और माउंट कसास्को की ऊंचाई जो है लगभग 2228 है, 2228 मीटर है और यह जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और माउंट मैकलेंग जो है वो अल्पास की सबसे ऊंची चोटी है, अल्पास पर्वत की। तो इसमें 3-2-1 तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है और कारण आर में कहा जा रहा है कि यह मेखला जो विवर्तनीय दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुनामी जो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ जो है वो तट पर आती समुद्री लहरें हैं और सुनामी जो है वस्तुतः बहुत लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती है। सुनामी लहरों के साथ जो जल की संपूर्ण गहराई तय की जाती है, इसलिए ये अत्यधिक प्रलयकारी होती है। सुनामी जो लहरों की दृष्टि में प्रशांत महासागर जो सबसे खतरनाक स्थिति में है, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में ये सर्वाधिक जो शक्तिशाली होती है। और परिप्रशांत मेखला जो विवर्तनीय देश से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत भी है। और परिप्रशांत मेखला जो सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र भी है। तो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है डेन, दूसरा है सिर दरिया और तीसरा वोल्गा और चौथा है यूराल। उपयुक्त नदियों में से कौन सी अस्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में आ बहती है, मतलब कैस्पियन सागर में कौन सी नदी आके गिरती है, ऐसा पूछा जा रहा है। वोल्गा और यूराल नदी जो अस्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी है, जबकि डान नदी जो है वो काला सागर में और सरदरिया नदी जो है अरल झील में गिरती है। ओके, डान नदी जो है वो ये काला सागर में गिरती है और सरदरिया नदी जो है अरल झील में। ओके, तो इसका जो 1 और 2 जो है वो गलत हो जाएगा, जबकि 3 और 4 जो है वो ये कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी और सूची 2 में जो नगर। सिप्री नदी के किनारे जो बर्नियल शहर बसा है। ओके, तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और राइन नदी के किनारे जो बान शहर है स्थित है, तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और शीन नदी के किनारे जो पेरिस स्थित है, तो इसका जो सी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और एल्ब नदी के किनारे जो है हैम्बर्ग शहर स्थित है, तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 3 2
4 1 3 2। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रीष्म में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान जो विपर्याप्तता शीत ऋतु की अपेक्षा जो अधिक होती है। और दूसरा कथन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? संपूर्ण पृथ्वी जो जल और स्थल दो क्षेत्रों में बटी है और दोनों क्षेत्रों में मौसमानुसार ताप में अंतर पाया जाता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में महाद्वीप और महासागरों में जो बीच अधिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि महासागर जो धीरे धीरे, जबकि स्थल जो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा भी होता है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा जो भूमि की तुलना में भूमि की तुलना में जो अधिक होती है। तो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है। और कारण जो है, कथन दो जो है वो कथन वन का जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा। कथन एक और दो जो है दोनों सही है, लेकिन कथन दो जो है कथन एक का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्यों? पहला है, वह बाह्य समताप में पलायन कर जाती हैं। दूसरा, समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। और तीसरा कथन है, ध्रुवीय बर्फ छतक वायु की प्रग्रहण कर लेते हैं, वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की कमी एवं अन्य मानव गतिविधियों के कारण जो हाल ही के वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें जो अधिकांश वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि समुद्र में पादप प्लवक जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो इसका जो कथन दो जो है वो सही है, जबकि कथन एक और तीन जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को जो अभिकथन है और दूसरे को कारणार कहा गया है। अभिकथन है, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। और दूसरा कारणार में कहा जा रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर जो कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उद्धोलिखित कोट में से सही उत्तर चुने। जैव मंडल के अंतर्गत जो समस्त जैविक और अजैविक संगठनों को शामिल किया जाता है। जैव मंडल का निर्माण जो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से निर्मित होता है। जैव मंडल या जीव मंडल जो एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, तो इसका जो अभिकथन है वो सही है। ओके, और क्योंकि इसमें जो पदार्थों का निवेश तथा बहिर्गमन होता है, न कि इसमें केवल कहा जा रहा है कि जैव मंडल में पदार्थों का जो प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं होता बल्कि होता है। ओके, तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल अभिकथन सही है किंतु कारण जो है गलत है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जैवमंडल और सूची 2 में अवस्थिति। सिमलीपाल सिमलीपाल जैवमंडल जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और पंचमढ़ी पंचमढ़ी जैवमंडल जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और नंदा देवी जैवमंडल जो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो सी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और नोकरेक नोकरेक जैवमंडल जो मेघालय में है, तो इसका जो डी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 4 3 1 2, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, हरित पादप का संबंध जो उत्पादक से है, तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और पशु परजीवी जो द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और पादप परजीवी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और कवक
कवक या फंगी जो है वो अपघटक होता है, तो इसका डी का वन से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें जो 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़ों में बढ़ जाती है। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जाड़ों की अपेक्षाकृत ठंडी तथा भारी वायु में मोटर गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं जो वातावरण में संघनित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दिल्ली में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर जो उच्च हो जाता है। जबकि ठंडे मौसम में गाड़ियों में ईंधन दहन की प्रक्रिया जो है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन जो है वो सही है। तो इसमें केवल कथन एक जो सही है किंतु कारण जो है गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। और दूसरा कथन है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। और तीसरा कथन है, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अविक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा जो सही है? कृषि मृदाएं जो पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो निर्मुक्त करते हैं, और मवेशी जो है पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। जबकि कुटुक उद्योग जो है पर्यावरण में अपक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार इसमें तीनों कथन जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें कौन सा एक जो है सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के प्रतिपादक जो थे वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुएस ने दिया था। इसका बायोस्फीयर रिजर्व का जनक। ओके, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही सुमेलित है। इकोसिस्टम जो है एजी टांसले ने दिया था सर्वप्रथम, एजी टांसले ने। ओके, ना कि एपीडी कांडले ने। तो इसका जो बी है वो गलत हो जाएगा। और इकोसिस्टम जो अर्नस्ट हैक्ले ने प्रतिपादक है इकोसिस्टम के, अर्नस्ट हैक्ले। और जैव विविधता जो वाटर जी रोजन के इसके प्रतिपादक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन ईश्वर वर्मन ईश्वर वर्मन जो है वो, इनका संबंध जो है वो जौनपुर प्रशस्त अभिलेख से है। ईश्वर वर्मन का संबंध। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, और स्वर्वर्मन का संबंध जो है वो अरीसगढ़ तामपात्र से है, ना कि गया तामपात्र से। इनका संबंध जो है अरीसगढ़ असीरगढ़ तामपात्र से है। ओके, इनका संबंध। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, और जीवित गुप्ता द्वितीय का संबंध जो है वो देवबाराक अभिलेख से है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। और ईशान वर्मन का संबंध जो है हरहा पाषाण अभिलेख से है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हड़प्पा संस्कृति जो सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। और दूसरा कथन है, वहां से या जो दक्षिण तथा पूरब की ओर फैली। और तीसरा कथन है, वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो सिंध, पंजाब तथा घग्गर नदी के क्षेत्र जो प्रमुख रूप से थे, जहां यह जो संस्कृति परिपक्व हुई। इसका जो कथन एक जो है वो सही है। ओके, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में। और यहीं से यह जो दक्षिण तथा पूरब की ओर फैली थी। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही सुमेलित है। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो है मिस्र तथा मेसोपोटामिया से अधिक है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें तीनों कथन जो हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तीर्थकार और सूची 2 में जन्म स्थान। ऋषभदेव। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे और इनका जन्म जो अयोध्या में हुआ था। ये जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। शंभवनाथ। शंभवनाथ जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार थे। तीसरे तीर्थकार जो है शंभवनाथ थे जैन धर्म के, और इनका जन्म जो है वो श्रावस्ती में हुआ था। तो इसका बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और पद्मनाथ। पद्मनाथ जो जैन धर्म के छठवें तीर्थकार थे। छठवें तीर्थकार थे पद्मनाथ, और इनका जन्म जो कौशाम्बी में हुआ था। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। ये छठवें तीर्थकार थे। ओके। और पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी में, काशी में हुआ था। तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है वो विराटनगर है थी। विराटनगर थी। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके। और कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ थी। तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और शूरसेन। शूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी। तो इसका सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और अस्मक की राजधानी जो है वो पोतन या बोधन थी। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है शिल्पादिक्रम। शिल्पादिक्रम जो है वो संगमकालीन महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वो अनुज इलांगो आदिकल ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। इसमें पूछा गया है कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और मणिमेखलो भी एक संगमकालीन महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वो अनाज व्यापारी शीतलो सतनार ने की थी, न कि तिरुमजीसी ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और अन्य कथन जो है सही सुमेलित है। ओके। मणिमेखलो महाकाव्य की रचना जो है वो शीतलो सतनार ने की थी। शीतलो सतनार ने की थी। ओके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शासक या अधिकारी और सूची 2 में कबीला। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो शमसी कबीला से संबंधित था। शमसी। तो इसका जो ए है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और बलबन जो इलबरी कबीला से इसका संबंध था। तो इसका जो इलबरी कबीला का था। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और जमालुद्दीन याकूत जो हफ्सी कबीला से संबंधित था। तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और मंगू जो मंगोल कबीला से संबंधित था। तो इसका डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में निपुण थीं। पहला है कुश्ती, दूसरा है ज्योतिष शास्त्र, तीसरा है लेखाकरण और चौथा है भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पुर्तगाली यात्री नुनीज जो है एक घोड़े का व्यापारी था और वह जो है विजयनगर के शासक अच्युत राय के काल में विजयनगर आया था और यहाँ पर वह जो 3 वर्ष तक रहा था। नुनीज के अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकार तथा भविष्यवाणी आदि क्षेत्र में जो निपुण होती थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास। ध्रुवदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है भगवत नामोली है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। नाभादास जो भक्तमाल नामक पुस्तक लिखी थी नाभादास ने। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और
रसिक प्रिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो केशव दास थे, ना कि रस खान। केशव दास जो है, केशव दास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है रसिक प्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके। और उस्मान द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है वो चित्रावली था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सम्मिलित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए और दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगातार रहता था। वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात अली गाहोर जो है वो शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। परंतु मुगल सम्राट जो इतना शक्तिहीन हो गया था कि वह जो है 12 वर्ष बाद मराठों की सहायता से 1772 में 1772 में 1772 में जो है वह गद्दी पर बैठा मराठों के द्वारा। ओके। और शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर रहने की कारण जो था वो रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और उसके पुत्र जबती खां और पोता जो है वो गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाम कादिर ने जो है 1788 में जो है वो गुलाम कादिर ने जो निजामुद्दौला का पोता था उसने जो है शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था और उसके बाद हत्या कर दी थी। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने जो साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था और उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय जो हमेशा बना रहता था। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। ओके। और कथन और कारण जो दोनों सही है, परंतु कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शाहजादा सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। और दूसरा कथन है, मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। और तीसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए वर्ष 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने जो एक फरमान जारी किया जिसमें 300 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बाद जो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। शाहजादा सूजा ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 लाख रुपए नहीं बल्कि 3,000 रुपए जो वार्षिक कर भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था और वह जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने के विशेषाधिकार को प्रदान किया था। ओके। और बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने जो अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार पर जो चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और उसने जो कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग जो कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए ना करें। इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को जो सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक से विक्रय कर दी। इसका जो कथन 3 है वो भी सही से मिलेगा। तो इसमें 2 और 3 जो है वो सही है जबकि एक जो है कथन है गलत है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपट को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। पहला कथन है, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। और दूसरा कथन है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 और आउट ट्रम रिपोर्ट। नरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक रपट जो पादरी विशप हेबर ने लिखा था और इसको जो 1828 में प्रकाशित किया गया था। 1828 में। ओके। तो इसका जो सबसे पहले ये आया था
और जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर जो है वो 1849 से 1850 में प्रकाशित किया गया था। और आउटरम रिपोर्ट जो है 1856 में लिखी गई थी। और इसी के आधार पर जो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ही अवध को जो अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। तो इस प्रकार सबसे पहले नरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया था, रपट लिखा गया था। फिर उसके बाद जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन चीफ इन दी ईयर्स लिखा गया था। फिर उसके बाद आउटरम रिपोर्ट लाया गया था। तो इसमें 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए वेस्टी टाट, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वेस्टी टाट थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से 16 के मध्य हुआ था। 1814 से 16 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भी लॉर्ड हेस्टिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय जो है वो 1817 से 18 था। 1817 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और इस समय जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग ही शासन इनका गवर्नर जनरल थे। ओके, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मैसूर के समय जो है गवर्नर जनरल था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, भारतीय सशस्त्र अधिनियम। भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो 1878 में लाया गया था। तो इसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और शाही पद अधिनियम जो 1876 में लाया गया था। तो इसका जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 में आया था। तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम जो 1869 में आया था। तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 4, 3 तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेवार है था? पहला है, आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार जो हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक जो विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। और दूसरा कथन है, यूरोपीय उद्यमियों के संबंध में बैंकों और एजेंसी जो घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। और तीसरा कथन है, जब बागानों की अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया, तब देसी निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें पूछा गया है कि कौन सा 19वीं सदी में जो भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए जिम्मेवार था, कौन सा कारण था? तो इसमें सभी कारण जो 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए जिम्मेवार थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह, दूसरा है कच्छ का विद्रोह, तीसरा है विल्लोर का सिपाही विद्रोह, और चौथा संथाल विद्रोह, और पांचवा है कोल विद्रोह। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही क्रम जो है वो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो 1764 में हुआ था। बंगाल में सब सिपाही विद्रोह। ओके, और कच्छ का विद्रोह
कच्छ का विद्रोह जो 1816 में शुरू हुआ था और 1832 तक इसका विद्रोह चला था। ओके। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है वो 1806 में हुआ था। 1806 में 1806 में 1806 में। ओके। और संथाल विद्रोह जो 1855 में शुरू हुआ था। 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। ओके। और कोल विद्रोह जो है कोल विद्रोह 1831 में शुरू हुआ था और 1832 तक चला था। 1831 से 1832 तक। ओके। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ था, फिर कोल विद्रोह हुआ था, फिर सबसे लास्ट में संथाल विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार इसमें 1 3 2 5 4 इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है नाना साहेब जो कानपुर से संबंधित है। नाना साहेब का संबंध कानपुर से था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रहने वाली थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। तात्या टोपे जो मध्य भारत से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। कुंवर सिंह जो कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है, रहने वाले थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके। ये जो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति जो चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर काम हो रही थी। जी नहीं, राजा राम मोहन राय जो उस वंश के नहीं थे जिसकी शक्ति जो चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर काम हो रही थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राजा राम मोहन राय के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके। और राजा राम मोहन राय जो है वो वेदांत के अद्वैत और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का जो गहन अध्ययन किया था और उन्होंने उपनिषदों का जो बंगाली में अनुवाद भी कराया था। उनका पहला संगठन जो आत्मी सभा था जिसकी स्थापना जो कलकत्ता में 1815 में किया गया था। ये तीनों कथन जो राजा राम मोहन राय के संबंध में सही है। ओके। जबकि ये जो गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को जो कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। और कारण आर में कहा जा रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ को जो कमजोर किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, बंबई में की थी। ओके। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में बंबई में हुई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किया था। ओके। 1875 में मुंबई में। और आर्य समाज ने जो हिंदुओं में विश्वास, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान किया। तो इसका जो कथन है वो सही है। ओके। और आर्य समाज आंदोलन ने जो श्वेत जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ को जो कमजोर भी किया था। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। और कथन और कारण जो इसमें दोनों सही है, किंतु कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकरण हुआ। और कारण आर में कहा जा रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य संस्कृत का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवाद तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धारणाओं एवं भावनाओं को जो आत्मसात किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इन बुद्धिजीवी वर्ग की निर्णायक भूमिका रही है और इसने जो भारतीय समाज को आधुनिक राष्ट्र के पथ पर अग्रसर किया। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आधुनिकता के विचार को जो प्रसारित किया और 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के कारण जो भारत का आधुनिकरण हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो कथन ए जो है वो भी सही है और कारण जो है वो भी सही है। कथन और कारण इसमें दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।